तो आज का हमारा विश्लेषण है लागत विश्लेषण। जब लागत विश्लेषण की हम लोग बात करते हैं तो लागत विश्लेषण के अंतर्गत कई चीजें हमारे सम्मुख आती हैं, लेकिन अगर लागत विश्लेषण की बात करते हैं तो कई प्रकार की लागतें होती हैं जो हम अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। और इन लागतों का तात्पर्य होता है कि जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि मुझे अभी आंसर प्राप्त हुआ, तो उसके लिए उत्पादन के साधनों को लगाना होता है। उत्पादन के साधनों को लगाने के परिणाम स्वरूप उन साधनों को रिवार्ड देना होता है। जैसे श्रम को हम रिवार्ड के रूप में क्या देते हैं? मजदूरी। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग भूमि को क्या रिवार्ड के रूप में देते हैं? उसके प्रतिफल के रूप में क्या देते हैं? लगान। उसी प्रकार पूंजीपति को हम लोग क्या देते हैं? उसके रिवार्ड के रूप में ब्याज। उसी प्रकार हम संगठक को क्या देते हैं? संगठक को देते हैं हम सैलरी। और हम लोग क्या करते हैं? एंटरप्रेन्योर को, जिसको कहते हैं साहसी, साहसी को हम लोग क्या देते हैं? साहसी को हम लोग देते हैं लाभ एवं हानि। तो जब कोई उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने में हम उत्पादन के साधनों को लगाते हैं, जैसे लैंड, लेबर। और इन उत्पादन के साधनों को जो प्रतिफल के रूप में दिया जाता है, जैसे मजदूरी, लगान, ब्याज, सैलरी, लाभ, इनका योग ही लागत कहलाती है। अर्थात उत्पादन के साधनों को मिलने वाला पुरस्कार का योग हमारा क्या होगा? लागत। तो उत्पादन के हमने देखा, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने कहा 5 साधन पाए जाते हैं और इन 5 साधन का रिवार्ड जो होता है वो डिफाइन है। तो इस प्रकार इन साधनों को प्राप्त होने वाले रिवार्ड को यदि हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो जो कुछ हमें प्राप्त होगा वो लागत की संज्ञा हम देते हैं। तो इस प्रकार लागत क्या हुआ? जिस प्रकार उत्पादन हमारे पास, उत्पादन जो होता है वो क्या होता है? इनपुट का फंक्शन है, लेबर और कैपिटल का फंक्शन है। उसी प्रकार जो हमारे पास लागत है, आज अब सी की बात करते हैं, लागत है, इट इज फंक्शन ऑफ किसका है? ये किसका फलन है? ये जो हमारे पास लागत है ये क्यू का फलन है। ध्यान से देखिएगा, दोनों फंक्शन में आपको एक अंतर समझ में आया होगा। यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल श्रम तथा पूंजी है, स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर यहां पर श्रम तथा पूंजी, और आश्रित चर उत्पादन है। तो जब हम उत्पादन का विश्लेषण हमने किया अपने टॉपिक में, तो वहां पर उत्पादन मेरा आश्रित चर था। लेकिन जब आज मैं लागत का विश्लेषण करने जा रहा हूं तो लागत मेरा यहाँ पर आश्रित चर हो जाएगा और उत्पादन मेरा कन्वर्ट हो जाता है स्वतंत्र चर में। और इसका तात्पर्य होता है कि C इज द फंक्शन ऑफ Q। जैसे जैसे मैं उत्पादन बढ़ाता जाऊंगा मेरी लागतें भी लगातार बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो आपसे कभी कभी इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उत्पादन फलन तथा लागत फलन में Q का रोल क्या है? Q किस प्रकार रोल अपना बदलता है? तो आज Q पहले क्या था? डिपेंडेंट था। डिपेंडेंट था, एक छोटा बच्चा वो माँ पर डिपेंड रहता, बाप पे डिपेंड रहता, मम्मी पापा पर डिपेंड रहता। ये उत्पादन यहाँ पे छोटा बच्चा था, आज वो बड़ा बच्चा हो गया, वो जॉब पा गया, आज वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। कॉस्ट जो हो गई वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। तो हमने बताया कोई भी चर होता है वो समाज में एक निश्चित समय में, इकोनॉमी में एक निश्चित समय तक ही क्या होगा? वो क्या कहते हैं, स्वतंत्र तथा परिवर्तनशील होगा। लेकिन फ्यूचर में आप हरदम नहीं कह सकते हो कि ये स्थिर रहेगा या हमारा आश्रित रहेगा। हम फ्यूचर में नहीं डिस्कस कर सकते। तो आज जब हम कॉस्ट विश्लेषण करेंगे तो कॉस्ट विश्लेषण के अंतर्गत यहाँ पर लागत आश्रित चर है और उत्पादन आपका स्वतंत्र चर होगा। जैसे स्वतंत्र उत्पादन में वृद्धि होगी लागत में वृद्धि होती चली जाएगी और उत्पादन में कमी होगी तो आपके पास क्या हो जाएगा? लागत में भी कमी होती चली जाएगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं क्या कि जो लागत होती है वो उत्पादन पर यानी आउटपुट पर निर्भर करती है। इट विल बी डिपेंड अपॉन द आउटपुट। यदि उत्पादन कोई उत्पादक ज्यादा करेगा तो लागत ज्यादा होगी तथा उत्पादन कम करने पर लागत कम होती। तो आपसे अगर पूछा जाए कि लागत क्या है, तो लागत क्या है? उत्पादन के साधनों को, पुरस्कार को यदि हम योग कर दें
उत्पादन के साधनों के पुरस्कार को यदि हम योग कर दें तो हमें लागत प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार जो उत्पादन है वो स्वतंत्र चर है। यहाँ पर स्वतंत्र चर वो चर होता है जिसका मान स्वतंत्र रूप से बदलता है, और आश्रित चर वो चर होता है जिसका मान स्वतंत्र चर के मान पर निर्भर करता है। यहाँ पर लागत आश्रित है किस पर? उत्पादन पर। नाउ तो ये मेरा कंफर्म हुआ लागत क्या है। तो लागत मैं जान गया कि लागत वास्तव में रिवॉर्ड ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन है, यानी सम ऑफ द रिवॉर्ड ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के संसाधनों को मिलने वाले पुरस्कार का योग जो है वो लागत कहलाता है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब मेरी बात आती है लागत फलन मुझे मिल गया। लागत फलन में मुझे मिला C इज द फंक्शन ऑफ Q, अर्थात किसी उत्पादक की जो लागत होती है इट विल बी डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी, यानी उत्पादन पर निर्भर करती है, आउटपुट पे निर्भर करती है, कितना अधिक उत्पादन चाहता है उस पर निर्भर करती है उसकी लागत। तो यहाँ पर उत्पादन जो होगा वो वास्तव में स्वतंत्र चर और लागत आश्रित चर है। तो ये लागत मेरा फलन है। आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है लागत फलन किसे कहते हैं। मैंने कई प्रोडक्शन फंक्शन में आपने एमसीक्यू जब सॉल्व किया होगा तो उसमें भी आगतों तथा निर्गतों के बीच के फलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं क्वेश्चन मिला होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी परेशान कर देता है। लागत क्या है? लागत C तथा Q के बीच फलनात्मक संबंध को या तकनीकी संबंध को हम लागत कहते हैं। लागत दो प्रकार की होती है। अल्पकालीन लागत, अल्पकाल में उत्पादक, अल्पकाल की डिफिनीशन आपको मैंने प्रोडक्शन चैप्टर में क्लियर की थी कि अल्पकाल में उत्पादक सभी संसाधनों को परिवर्तित नहीं कर सकता। तो अल्पकालीन लागत वो लागत होती है जब उत्पादक उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ साधनों को बढ़ाता है, तो जिसके कारण ये लागत भी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। तो अल्पकालीन लागत कुछ साधनों में परिवर्तन होने के कारण हमें प्राप्त होती है, जो हम विश्लेषण करेंगे 9 प्रकार की हमको होती है। 9 प्रकार की हम लागत डिस्कस करेंगे आगे चल करके। दीर्घकालीन लागत अल्पकालीन लागत से प्राप्त होती है। दीर्घकालीन लागत जो लॉन्ग टर्म है, यानी डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग सप्लाई कर लेते हैं और उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित कर सकते हैं। उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित करते हैं। तो जब सभी साधनों को परिवर्तित करेंगे, जब सभी साधन बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक है कि सभी साधन बढ़ने से कॉस्ट भी इंप्रूव होगी। तो दीर्घकालीन लागत अल्पकालीन लागत की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है। नाउ लागत कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कॉस्ट, जो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, यहीं से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पार्ट बन जाएगा। आपको पूछा जाता लागत कितने प्रकार का होता है। पहले आपका फर्स्ट है मौद्रिक लागत। अभी आपने हिमानी ने एक आंसर दिया, दैट इज वेरी गुड। मौद्रिक लागत वो लागत होती जो किसी उत्पादक को मुद्रा के रूप में वहन करनी पड़ती है। अधिकतर लागतें हम लोग मुद्रा के रूप में वहन करनी पड़ती है, वहन करनी पड़ती है। तो ये हमारे पास लागत होगी मौद्रिक लागत। लेकिन मौद्रिक लागत को 3 सब क्लासिफिकेशन में बाद में बांटा गया। पहला था व्यक्त लागतें, दूसरा था अव्यक्त लागतें, और तीसरा है सामान्य लाभ। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगा दो, सामान्य लाभ की डिफिनीशन में अधिकतर लोग कंफ्यूज आज तक कंफ्यूज हैं कि सामान्य लाभ लागत कैसे हो सकती है। अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लो कि लागत का एक रूप सामान्य लाभ है, तो खुद आपकी तरफ आंख फाड़ करके देखने लगेगा कि सामान्य लाभ कैसे लागत का पार्ट होता। तो आज हम जस्टिफाई आपके साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहले व्यक्त लागतें, जिसको हम लोग अब कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ऐसी लागतें जिनको हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मुद्रा रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम लोग व्यक्त लागतें कहते हैं। जैसे हम पूछे, आपने मान लीजिए एक पार्ले जी की कंपनी डाले, तो हमने पूछा कि आपने जमीन कितने की खरीदी, तो आपने कहा 3 करोड़ की। 3 करोड़ की मैंने जमीन खरीदी, आपने मुद्रा में व्यक्त कर दिया। दूसरा मैंने प्रश्न पूछा, आपने कच्चा माल कितने का मांगाया, आपने कहा 1 करोड़ का मैंने कच्चा माल मंगाया। आपने लेबर पे कितना खर्च किया, आपने कहा 50 लाख रुपए मैंने लेबर पे खर्च किया। जिन लागतों को आप मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सके या जिनको आप कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर सके, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको हम मुद्रा के रूप में मनी टर्म में डिफाइन कर पाते हैं। दूसरी लागतें वो लागतें होती हैं
जिसको हम लोग मुद्रा के रूप में डिफाइन नहीं करते, मुद्रा के रूप में डिफाइन नहीं करते हैं। उन लागतों को हम लोग अव्यक्त लागतें कहते हैं। जैसे एक लेबर किसी कंपनी में काम करता है, 8 घंटे काम के बदले वो डेली 400 रुपए ले लेता है, ये उसकी फीस है। लेकिन वहां का जो मालिक है वो 24 घंटे काम करता है और अपना कभी मजदूरी नहीं जोड़ता। कायदे से इसको भी 8 घंटे के हिसाब से अपना जोड़ देना चाहिए था कि 3 टाइम्स मुझे इसे मिल जाना चाहिए। तो उत्पादक कुछ साधनों को अपने पास से लगाता है, याद रखना, कुछ साधन स्वयं के होते हैं, स्वयं के होते हैं, जिनका मूल्य नहीं जोड़ते, जिनका मूल्य हम लोग नहीं जोड़ते। अगर इनको बाजार से खरीदना पड़े, इनको बाजार से खरीदना पड़े तो वास्तव में ये भी मनी के रूप में क्या हो जाएगा, हमको डिफाइन हो जाएगा, जिन लागतों को हम लोग अधिकतर नहीं जोड़ते। जैसे आप दिल्ली जाते हो, अपने रिलेटिव के घर में रुक जाते हो, तो ये अव्यक्त लागतें हैं आपकी। आपने कहा कि मैं आईएएस का एग्जाम देने गया, दिल्ली में मौसी के यहाँ रुक गया, तो वो लागतें आपकी अव्यक्त लागतें हैं। अगर मौसी ना होती तो आपको व्यक्त लागत के रूप में कुछ ना कुछ आपको होटल लेना पड़ता। तो कुछ साधन उत्पादक के स्वयं के होते हैं और जिनको लगाते हैं। जैसे क्या होता है, आपकी बाइक पूरा दिन आपके प्रोडक्शन में काम करती है, बट आप उसका मूल्य नहीं जोड़ते। आपका छोटा भाई पूरा दिन आपके साथ काम करता है, उसका मूल्य नहीं जोड़ते हो। कभी कभी आप घर बनवाते हो, अब पूरा दिन आपकी माँ, आपके पापा, आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन पूरे दिन वहां देखभाल करते हैं, कोई सामान ना उठा ले जाए, कोई मतलब लेबर को कोई चीज प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इनका अगर कोई एक आप व्यक्ति को रखते मॉनिटरिंग के लिए, निगरानी के लिए, कुछ ना कुछ आप वेतन देते, तो वेतन देते। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, अव्यक्त लागतें हुए लागतें होती है जो कुछ साधन हमारे हैं जिसका हम लोग मूल्य नहीं लेते, उनको कहते हैं अव्यक्त लागतें। लेकिन इनका भी मूल्य जोड़ना चाहिए, अव्यक्त लागतें। तीसरा हमारे पास है सामान्य लाभ, जिसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट भी एक प्रकार की लागत है जो किसी उत्पादक को, याद रखना, जो किसी उत्पादक को उत्पादन में बने रहने के लिए अनिवार्य है। आप याद रखना, मान लीजिए एक शॉप आपने खोल दिया, अब दुकान में आप बैठते हो पूरा दिन, अब पूरा दिन बैठने के बाद अगर 200 रुपए का प्रॉफिट नहीं होता है तो आप वो दुकान बंद कर दो। और ये 200 रुपए आपका प्रॉफिट नहीं है, बल्कि आपके पूरे दिन बैठने का रिवार्ड है, आपका मेहनताना है। ये लाभ नहीं कहलाता, ये लागत है। नहीं तो याद रखना, किसी उत्पादक को यदि सामान्य लाभ प्राप्त नहीं होगा तो वो उद्योग को या फर्म को बंद कर देगा। तो ये एक प्रकार की ऐसी लागत है जो उसे उस उद्योग में बने रहने के लिए प्रेरित करता है कि चलो मुझे मोटा मोटा अपने पूरे दिन का मेहनताना मिल गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसको भी हम लोग लागत की संज्ञा देते हैं। सामान्य लाभ एक प्रकार की लागत है जो किसी उद्योग में एक उत्पादक को बने रहने के लिए आवश्यक है। और अगर असामान्य लाभ है तो असामान्य लाभ को हम लाभ की संज्ञा दे सकते हैं। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है, यानी जो लागत के ऊपर हमको प्राप्त होता है, वो असामान्य लाभ होता है। और अगर मान लीजिए आपको 200 रुपए पर डे मिल रहा है, 200 रुपए पर डे मिलता है और किसी दिन आपको 400 रुपए मिल जाता है, तो 200 रुपए आप कहेंगे असामान्य लाभ है, इसको आप लाभ के अंतर्गत रखेंगे। बट ये 200 रुपए आपके पूरे दिन बैठने की लागत है। दोस्त बाइक से जाते हैं तो क्या कहता है दूसरा दोस्त, एक काम करो इसमें पेट्रोल डला दो, क्यों, मेरी लागत दे दो, मेरा सामान्य लाभ दे दो, ताकि मैं आपके साथ चल सकूं। तो ये एक प्रकार से लागत है जो किसी उत्पादक को उद्योग में बने रहने के लिए आवश्यक है। अगर सामान्य लाभ नहीं मिलेगा तो वो उद्योग छोड़ करके चला जाएगा। तो इस प्रकार मौद्रिक लागत के अंतर्गत हम 3 लागतों की व्याख्या करते हैं। व्यक्त लागतें वो लागतें होती हैं जो क्या होता, उत्पादक मुद्रा के रूप में अपनी लागतों को डिफाइन कर सके। अव्यक्त लागतें कुछ साधन उत्पादन के मेरे स्वयं के होते हैं जिसको मैं यूज में ला देता हूं लेकिन उसका मूल्य नहीं जोड़ता।
कुछ साधन उत्पादक के स्वयं के होते हैं। जैसे मान लीजिए उनका कोई टाटा मैक्स गाड़ी है, उसको लगा दिया पूरे कान में, तेल डला रहे हैं, काम क्या, वो 3 लाख की गाड़ी वो भी तो लगी हुई है। तो अव्यक्त लागतें वो लागतें होती है जो संसाधन हमारे स्वयं के होते हैं, उनका मूल्य हम लोग नहीं जोड़ते, जबकि इसको भी लागत का पार्ट होना चाहिए। और तीसरा सामान्य लाभ, लाभ ना होकर के लागत है जो किसी उत्पादक को एक उद्योग में बने रहने के लिए आवश्यक है। तो ये आज हम एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी है, इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी है और सामान्य लाभ कौन सी है, ये तीनों की डिफिनीशन याद रखिएगा। एमसीक्यू में बहुत लोग परेशान होते हैं। मैं आपको इससे कुछ एक्सरसाइज इस पे दूंगा, आपको पहचानना है कि इसमें कौन सी लागत कौन सी है। ओके, ठीक है, तो चलो ये डिफिनीशन क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगली दूसरी हमारी पास लागत आती है वास्तविक लागत, जिसको हम लोग रियल कॉस्ट कहते हैं। जब हम किसी उद्योग में काम करते हैं, जब हम किसी फर्म में काम करते हैं, तो काम करने के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर, याद रखना कोई भी व्यक्ति 2 तरीके से काम करता है। एक शारीरिक श्रम होता है, शारीरिक श्रम होता है, और दूसरा श्रम होता है, और दूसरा आपका मानसिक श्रम होता है। जो हमको रिवार्ड मिलता है वो वास्तव में हमको शारीरिक श्रम के बराबर मिल जाता है, 400 रुपए पर डे। लेकिन उस समय 400 रुपए शारीरिक श्रम करने के परिणाम स्वरूप हमको जो दर्द, पीड़ा, कष्ट, डिसयूटिलिटी आदि वहन करनी पड़ती है, इसको आप क्या संज्ञा दोगे? जब कोई उत्पादक, याद रखिएगा एक वर्ड बड़ा अच्छा यूज किया जाता है, रिसर्च में यूज किया जाता हो सकता आप लोग ना, इमोशनल कॉस्ट वर्ड याद रखना, इमोशनल कॉस्ट, भावनात्मक लागत। एक उद्योग है, मान लीजिए कपड़ा उद्योग है, मैंने कई बार ड्राइविंग किया तो लोग, मैंने देखा कि सीएफएल इंडस्ट्रीज में, रूबीपुर साइड पे सीएफएल इंडस्ट्रीज से या आपकी बिस्किट इंडस्ट्रीज से बहुत से लोग निकलते हैं, और इस उद्योग में एक मेल काम कर रहा, मान लो एक फीमेल काम कर रही है, ठीक है, मेल को मिलता है 400 रुपए और फीमेल को मिलता है 400 रुपए, ठीक है। मेल 400 रुपए पाता, घर में आता है और कहता मुझे बड़ी थकावट लगी है, वाइफ से कहता है, और वाइफ बेचारी क्या करती, जल्दी जल्दी उसके लिए खाना बनाती, चाय नाश्ता बनाती है, और ये पुरुष क्या होता है, सो जाता है, ठीक है, गो टू बेड। महिला फीमेल आती है, दौड़ के आती है, पुरुष एक बार चाय की दुकान में कहीं खड़ा हो जाता है, चाय पीता, लेकिन फीमेल अगर है तो क्या करती है, वो निकलते ही टेंशन में आती, मेरे बच्चे स्कूल से घर पहुंचे कि नहीं, एक पेन यहाँ पर उसको हुआ, तुरंत गाड़ी वाले से भैया हाथ पैर जोड़ा, जल्दी ले चलो। घर में पहुंचते ही सबसे पहले बच्चों के लिए फूड्स की व्यवस्था करो, ठीक है। तो रियल पेन किसने वहन किया, फीमेल ने। इसको कहते हैं इमोशनल कॉस्ट। द इमोशनल कॉस्ट ऑफ द जो इम्प्लाई होता है वो डिफरेंट होता है। आप केवल वेज प्रदान करते हैं कार्य का, लेकिन जो मुझे दर्द, पीड़ा, कष्ट वहन करना पड़ता है, इसका भुगतान क्यों नहीं करते? अगर इनको जोड़ दिया जाए, इनकी गणना होने लगे, तो हम इसे वास्तविक लागत की संज्ञा देते हैं। इसमें सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि इसको हम काउंट कैसे करें, इसलिए कोई अर्थशास्त्री इसको जोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ था। तो वास्तविक लागतें वो लागतें होती हैं जो एक श्रमिक को उत्पादन क्रिया के दौरान हुआ दर्द, पीड़ा, तो क्या होता है, डिसयूटिलिटी, इसके कारण प्राप्त होते हैं। इसे हम वास्तविक लागत की संज्ञा देते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ना बहुत कठिन है, इसलिए अर्थशास्त्री इसको जोड़ने की बात नहीं करते। तो ये दूसरी लागत हो गई। और दूसरी लागत के बाद हमारे पास तीसरी जो लागत आती है, उस लागत को हम लोग कहते हैं अवसर लागत। अवसर लागत वो लागत होती है जब हम किसी साधन को एक प्रयोग में लगाते हैं, तो दूसरे प्रयोग का त्याग करना पड़ता है। तो इस प्रकार की लागतें अवसर लागतें कहलाती। सपोज एक लेबर है, एक कारपेंटर है, मैं लेबर कह रहा हूँ, कारपेंटर है जो लेबर के रूप में मेरे पास है। कारपेंटर क्या करता है, पूरे दिन में 1, 2, 3 टेबल बना देता है। पूरे दिन में अगर लगा दूं तो पूरे दिन में 3 टेबल बना करके रख देता है। अगर मैं उसको लगा दूं चेयर बनाने में, चेयर कितना बनाएगा,
वो एक दिन में 3 चेयर भी बना सकता है, सपोज दैट। अगर मैं उसको टेबल बनाने में लगा देता हूं तो चेयर का क्या हो जाएगा, चेयर अब वो नहीं बना सकता, तो चेयर उसकी क्या हो जाएंगी, अवसर लागत। जब हम किसी साधन को एक प्रयोग में लगाते हैं तो जो दूसरा प्रयोग उसके द्वारा छोड़ा जाता है वो उसकी अवसर लागत कहलाती है। आप कितनी समय बैठ करके मेरे साथ पढ़ रहे हो, बट मैंने एनालिसिस किया, ठीक है, एनालिसिस करने के बाद पाया कि ये 8 से 9 का टाइम शायद घर में खाना खाने पीने का होता है, ठीक है, खाना खाने की होता, तो आपकी जो पढ़ाई हो रही है ये पढ़ाई की अवसर लागत क्या है, अपने मम्मी पापा की सेवा करना ना, उस अवसर को आप, ये जो सेवा का अवसर है, सेवा भी तो उत्पादन की प्रक्रिया, मैंने बताया था उत्पादन कैसे होता, 6 चीजों से, तो सेवा के द्वारा भी हम उत्पादन कर सकते हैं, इसका मैं त्याग कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने नॉलेज के द्वारा क्या किया, नॉलेज के द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया कर रहा हूँ। तो ये जो पढ़ाई आपकी है, जब हम पढ़ाई को चुनाव करते हैं तो सेवा का त्याग है। लेकिन कुछ लोग इस समय सेवा कर रहे हैं, तो रियल बात है, कुछ लोग कर रहे हैं सेवा, तो वो पढ़ाई का त्याग कर रहे हैं, तो पढ़ाई उनकी अवसर लागत होगी, पढ़ाई उनकी अवसर लागत होगी। तो जब कोई साधन एक प्रयोग में आता, मान लीजिए टेबल बनाने के प्रयोग में आता है, तो चेयर उसकी क्या हो जाएंगी, अवसर लागत। अगर हम उसको चेयर में लगा देते हैं तो टेबल उसकी अवसर लागत। अब मान लो कि वो ए बिंदु पर आ जाए, अगर हम उससे कहते हैं कि एक काम कर दो, तुम मुझे एक टेबल बना के दे दो और 2 चेयर बना के दे दो, एक टेबल बना दो यानी 1 टेबल कर दो मेरे साथ प्लस 2 चेयर कर दो, तो कहां पर आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट ए पर आएगा, आ जाएगा ना। तो ए पर आएगा तो उसकी अवसर लागत क्या होगी, तो अवसर लागत देखो इतना का त्याग किया, कितने का, एक चेयर का त्याग किया, यानी एक चेयर का त्याग किया प्लस कितनी, 2 टेबल्स का त्याग किया, 2 टेबल का त्याग किया कि नहीं, ये 2 टेबल का, तो 2 टेबल का त्याग किया, तो ये जो आपका है ये अवसर लागत कहलाती है, अवसर लागत कहलाती है। तो जब एक साधन को एक प्रयोग में रखते हैं तो दूसरा प्रयोग जो उससे छूटता है वही उसकी अवसर लागत होती है। मान लीजिए हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ जाएं, अगर हम कहते हैं कि नहीं, अगर हम उससे ये कहते कि नहीं एक काम करते हैं, हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ जाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं आप एक पूरा दिन में मुझे 2 टेबल बना दो, कितना, 2 टेबल बना दो प्लस मुझे एक चेयर बना दो, तो कितना हो जाएगा, एक चेयर बना दो, तो मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट बी पर रहता हूं, तो त्याग कितना करना पड़ रहा है, इतना, यानी एक टेबल का त्याग करना पड़ रहा है प्लस 2 चेयर का त्याग करना पड़ रहा है, प्लस 2 चेयर का, तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, हम लोग, ये आपकी अवसर लागत होगी। और साधारण शब्दों में कह दें, आपको समझा दूं बहुत इजी वे में, आप बैठ करके पढ़ रहे हो, जब आप सक्सेस हो जाओगे तो पता है सब लोग आपको बधाई देने आएंगे और बोलेंगे कि आपने बहुत मेहनत किया, बट वो कभी आपकी अवसर लागत नहीं देखेंगे कि जिस टाइम पर क्लास ले रहे थे उस टाइम मेरे फूफा जी के घर में शादी थी और सब लोग डांस कर रहे थे, मैं बैठ के पढ़ता था, तो मेरे पढ़ाई की अवसर लागत वो एंजॉयमेंट छोड़ना था। एक आईएएस ऑफिसर को हम लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं, देखो इस जिले का डीएम है, लेकिन उसके पीछे उसकी अवसर लागत पूछो कि वो कितनी रातें, जब लोग आराम से सोते हैं तो उसने रात के सोने का जो सुख था उसका त्याग किया, तो उसका अवसर लागत कितने त्याग के परिणाम स्वरूप आज बना है। अवसर लागत, जब हम एक प्रयोग में आते हैं दूसरे प्रयोग को छोड़ते हैं तो वो मेरी अवसर लागत है। तो आपकी भी अवसर लागत कहीं ना कहीं बनती जा रही है। ये पेन, आप भी चाहते हैं रिकॉर्डेड वीडियो देख लेते, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो भी हम देखेंगे, लाइव भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अवसर लागत को, अवसर लागत आपको बियर कर रही है। हो सकता है आपके घर में कोई परेशान हो आपकी क्लास के कारण, हो सकता है भाई उसको टाइम पे खाना नहीं मिलेगा, लेकिन सर ने आज कर दिया तो हम क्या कर सकें, क्या कर सकते हैं, तो आपका ये अवसर लागत है। तो जब एक प्रयोग आपने पढ़ाई को चुना तो दूसरा प्रयोग जो छूट रहा है वो आपकी लागत होगी। तो मुझे लगता है अवसर लागत आपको समझ में आ गया। तो ये 3 प्रकार की लागतों को अर्थशास्त्रियों ने पहले डिफाइन किया। 3 प्रकार की लागतें थी, पहली आपकी मौद्रिक लागत, दूसरी लागत को इन्होंने कहा वास्तविक लागत और तीसरी लागत को इन्होंने कहा अवसर। तो ये लागतें आपके थ्योरेटिकल पोर्शन में आती है। अब आपको मैं डिफाइन करता हूं अल्पकालीन लागतें। अल्पकाल में उत्पादन के सारे संसाधनों को हम नहीं बढ़ा सकते,
कुछ एक संसाधनों को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इन लागतों को अल्पकालीन लागतें कहा जाता है। अल्पकालीन लागत जो होती है वो भी उत्पादन का फलन होती है। सी इज द फंक्शन ऑफ क्यू। ठीक है, तो अल्पकालीन लागतों के अंतर्गत आज हम देखेंगे। चलिए एक आप इमेजिनेशन करिए मेरे साथ, एक इमेजिनेशन करिए। आपको एक मैं मैजिक दिखाता हूँ, आप कहोगे सर 2 मिनट में मुझे सारी लागतें याद हो गई। एक मैं मैजिक करने जा रहा हूँ, आप इमेजिन करना, क्योंकि तो ठीक है, तो चलो फिर मैं कर रहा हूँ। चलो एक कंपनी खोलते हैं, कंपनी खोलते हैं किसकी? बिस्किट। एक हम लोग बिस्किट की, मान लीजिए पार्ले जी की कंपनी एक खोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप कहोगे सर सबसे पहले लैंड ले लीजिए। ठीक है, मैंने सबसे पहले लैंड परचेज किया। ठीक है, लैंड परचेज किया। अब क्या हुआ? दूसरा कदम मेरा क्या होगा? लैंड परचेज करने के बाद मशीनें परचेज करना। तीसरा मेरा काम क्या होगा? श्रम परचेज करना। चौथा चीज क्या हुआ? कच्चा माल परचेज करना। पांचवी चीज क्या हो गई? आपके पास एडवर्टाइजमेंट करना। अगर यह प्रक्रिया को मैं अपनाता जाता हूं क्रमबद्ध, तो मैं पार्ले जी कंपनी को खोल दूंगा। लेकिन आप देखिए, जो हमने लैंड खरीदा, ये लैंड जो होगा, इस लैंड को जो उत्पादन बढ़ने या घटने का कोई प्रभाव ना पड़े। आपकी अगर कंपनी बंद भी हो जाएगी तो लैंड आपका खत्म नहीं होगा। आपकी मशीनें चली जाएंगी, बिक जाएंगी मशीनें। लैंड को मान के चलते हैं फिक्स है, लेकिन मशीनें, श्रम, कच्चा माल, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी अल्पकाल में इन चीजों को तो आप बढ़ा सकते हो। शॉर्ट रन में मशीनें आप बढ़ा सकते हो, श्रम बढ़ा सकते हो, कच्चा माल बढ़ा सकते हो, एडवर्टाइजमेंट, लेकिन लैंड आप नहीं बढ़ाते हो। तो सबसे पहले उत्पादन करते ही हमको सबसे पहले आवश्यकता होती है टोटल फिक्स कॉस्ट। ऐसी लागत जिसका उत्पादन प्रक्रिया का में उत्पादन की क्रिया का कोई प्रभाव ना पड़े। ये टोटल फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है, ये उत्पादन का फलन नहीं होती है। उत्पादन बढ़े या घटे, चाहे उत्पादन हो या ना हो, ये फिक्स रहती है, यानी ये फलन नहीं होती। मान लीजिए मैंने 3 करोड़ रुपए की जमीन खरीद लिया रुद्रपुर में, अब मैं उत्पादन करूं या ना करूं, ये मेरी कॉस्ट हो गई, वो फिक्स है। तो ये लागत आपको तुरंत वहन करनी पड़ती है। बट टोटल फिक्स कॉस्ट, स्थिर लागत, ये उत्पादन का फलन नहीं होती है। आप देखोगे गांव, मैंने देखा शहरों में लोग प्लाट खरीद के डाल देते हैं, वो क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट है। आपने उस पर रहना नहीं शुरू किया तो ये उत्पादन का फलन नहीं कि आप किराए पर उठा दो। आप प्लॉट थोड़ा उठा पाओगे, आप तो जब बनवाओगे तब उठाओगे ना। तो टोटल फिक्स कॉस्ट हम जब स्थिर साधन जैसे लैंड पर खर्च करते हैं, और जब लैंड पे खर्च कर देते हैं तो उत्पादन हमारा नहीं होता, बल्कि लागतें बढ़ जाती है। तो ये उत्पादन का नहीं है, ये आउटपुट का फलन नहीं है, इसलिए ये इट इज नॉट फंक्शन ऑफ आउटपुट। तो टीएफसी सदैव स्थिर रहती है, इसीलिए इसका नाम है टोटल फिक्स कॉस्ट। दूसरी लागत आपकी है मशीनें, श्रम, कच्चा माल, एडवर्टाइजमेंट। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते जाओगे आपको ज्यादा मशीनें चाहिए, यानी ये क्यू पर डिपेंड करती है। अगर आप उत्पादन बढ़ाओगे तो मशीनें भी बढ़ाओगे, लैंड तो वही रहेगी। श्रम बढ़ाओगे, कच्चा माल बढ़ाओगे, एडवर्टाइजमेंट बढ़ाओगे, ये सारी चीजें बढ़ाओगे, तो इस कॉस्ट को नाम रखा गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनीय लागतें। तो याद रखना, 2 प्रकार की लागतें हमको वहन करनी पड़ी। लैंड मेरी स्थिर लागत थी, यानी कुल स्थिर लागत, तथा कुल परिवर्तनशील लागत। और कुल परिवर्तनशील लागत वास्तव में ये क्यू का फलन रही, ये क्यू का फलन था कि जैसे जैसे आप क्यू की मात्रा उत्पादन बढ़ाते चले जाओगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन टीएफसी आपकी जमीन उतनी ही रहेगी, आप उत्पादन करो या ना करो। 3 करोड़ की आपने जमीन खरीद लिया तो जमीन उतनी रहेगी। तो टीएफसी ऑलवेज फिक्स्ड होती है, स्थिर होती है, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। क्लियर? दोनों कॉस्ट को जोड़ दो, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो मैंने पार्ले जी कंपनी खोलने का सोचा, तो मुझे पहले आपने सजेशन दिया कि सर लैंड खरीद लीजिए। फिर लैंड के बाद ये सारी चीजें, अगर उत्पादन इंस्टेंट चालू करना तो इनको खरीद लीजिए। ठीक है, तो जब दोनों को करेगा तो ये मेरी टोटल कॉस्ट होगी। तो टोटल कॉस्ट बराबर, फार्मूला बन गया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। आप याद रखना फार्मूला।
ठीक है, कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत, ये पहली आपकी लागत कुल के रूप में प्राप्त हुई, देखना टोटल के रूप में प्राप्त हुई। चलिए अब इस टोटल कॉस्ट बराबर मुझे क्या मिली, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों पक्षों को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर दो, दोनों पक्षों को उत्पादन की इकाइयों से डिवाइड कर देते हैं, क्यू से भाग दे देते हैं। जब दोनों पक्षों को क्यू से भाग देते थे, देखिए इक्वल के इधर भी मैंने क्यू से भाग दिया तो टीसी अपॉन क्यू हो गया, टीएफसी अपॉन क्यू हो गया, टीवीसी अपॉन क्यू। याद रखना, आप देखो जब टोटल कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करते हैं तो क्या मिल जाता है, एवरेज कॉस्ट। क्लियर है? ठीक, जैसे टोटल प्रोडक्शन को आपने वहां से यूनिट्स ऑफ द लेबर से डिवाइड किया था तो क्या मिल गया था आपको, औसत उत्पादन। उसी प्रकार टोटल को यदि उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करते हैं तो क्या मिल जाता है, औसत लागत। जब टोटल फिक्स कॉस्ट को कुल स्थिर लागत को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करते हैं तो क्या हो जाएगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट। टोटल कन्वर्ट हो जाता है एवरेज में जब उत्पादन की कुल इकाइयों से विभाजित करते हैं। और यहाँ पर कुल परिवर्तनशील लागत को जब उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करते हैं तो यहाँ पर टी कन्वर्ट हो जाएगा ए पर, तो टी कन्वर्ट होगा ए बी सी, तो ये आपका हो जाएगा क्या, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। चलो यहाँ पर इक्वल है तो इक्वल को आप नीचे उतार लो, इक्वल, और ये प्लस है तो प्लस को रख लो। ये लो, ये तो दूसरा फार्मूला हमें मिल गया। और ये फार्मूला क्या है कि एवरेज कॉस्ट यदि आपको ज्ञात करनी है तो पहला तरीका है कि टोटल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड कर दो, पहला तरीका। या दूसरा तरीका है कि आप एवरेज फिक्स कॉस्ट को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ ऐड कर दो तो आपको एवरेज कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको ये एवरेज कॉस्ट प्राप्त करने का तरीका पता, ठीक है। तो ये एक आपका फार्मूला, पहला फार्मूला, ये आपको एग्जाम में बड़ा परेशान करता है। टोटल कॉस्ट बराबर, तो ये पहली कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट, तीसरी कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तीन कॉस्ट मैंने ये पढ़ा दिया आपको। फिर ये तीनों कॉस्ट कैसे निकली कंपनी से मैंने सिखा दिया आपको निकालना। फिर इनको जब उत्पादन की इकाइयों से दोनों तरफ भाग दे दिया तो मुझे एवरेज कॉस्ट यानी टी, हर जगह का टी कन्वर्ट हो गया किसमें, ए में। तो एवरेज कॉस्ट बराबर एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या कि ये मेरे पास ये हो गया तीन कॉस्ट ऊपर और चौथी कॉस्ट ये, पांचवी कॉस्ट ये, छठवीं कॉस्ट ये एग्जाम में फार्मूला को पूछा जाता है। एएफसी का फार्मूला बताइए निम्न में से कौन सा है, तो आप इस लाइन को ऊपर बढ़ा दो। टोटल फिक्स कॉस्ट को यदि उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर दोगे तो आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फार्मूला बताइए, आप ये तीर का निशान ऊपर कर दो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यदि उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर दोगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। नाउ अब आ जाओ, फिर से मैं लेता हूं क्या, तो मैंने अभी तक क्या सीखा कि जो टोटल कॉस्ट होती है वो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों से मिलती है। मैंने पार्ले जी कंपनी खोलने के लिए सबसे पहले भूमि यानी टोटल फिक्स कॉस्ट के रूप में भूमि खरीदी और उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट के रूप में मैंने खरीदा मशीनें, मैंने खरीदा श्रम, मैंने खरीदा कच्चा माल, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो एक उत्पादक को दो प्रकार की कॉस्ट वहन करनी पड़ती है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पर फिर से करिए, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, इसको अवकलन मैं सिखाऊंगा तो याद रखना, डिफरेंशिएशन करने पर जब टीसी का क्यू के रूप में डिफरेंशिएशन करोगे, टोटल फिक्स कॉस्ट का क्यू के रूप में डिफरेंशिएशन करोगे, और दोनों पक्षों को आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन करने के परिणाम स्वरूप आपको क्या मिलेगा, आपको जब टोटल कॉस्ट का अवकलन किया जाता है तो मिल जाता है क्या, मार्जिनल कॉस्ट। ये याद रखना, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट का जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो मार्जिनल फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा, प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जब डिफरेंशिएशन किया जाता है तो हमको क्या मिल जाता है, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये लीजिए एक और फार्मूला तैयार, आपकी 9 प्रकार की लागत में आपका ये हो गया छठवीं लागत, ये आपकी सातवीं लागत, ये आपकी आठवीं लागत। अर्थात मार्जिनल कॉस्ट अगर आपको प्राप्त करना है तो टोटल कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, आपको मार्जिनल कॉस्ट फलन मिल जाएगा। यदि मार्जिनल फिक्स कॉस्ट आपको प्राप्त करना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर, वो
डिफरेंशिएट कर दो तो आपको मार्जिनल फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी, और मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त करने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर दो। तो इस प्रकार मैंने देखा कि अगर आप चाहते हो कि फार्मूला के माध्यम से मुझे 9 कॉस्ट एक साथ याद आ जाए, तो हम कभी भी यूज करते हैं तो इस फार्मूला के माध्यम से याद करते हैं। चलिए अब एक एक को मैं डिफाइन करता जा रहा हूं क्या होती है। सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम कोई उत्पादन करते हैं, तो उत्पादन करने के परिणाम स्वरूप हम जो वेरिएबल साधन लगाते हैं, जैसे श्रम, लेबर, जैसे मशीन, तो जैसे जैसे इनको लगाते जाएंगे, परिणाम स्वरूप जब इनको हम नहीं लगाते हैं, जब परिवर्तन उत्पादन हमको नहीं करना होता, तो ये लागत शून्य होती। लेकिन जैसे जैसे मैं उत्पादन बढ़ाता चला जाऊंगा, Q1 उत्पादन किया तो मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, ठीक है। जब मैंने उत्पादन करके Q2 कर दिया तो मेरे पास लागत देखिए बढ़ गई। तो प्रारंभ में लागत बढ़ती दर से बढ़ती है, याद रखना। ये ऐसा नेचर मिला, ऐसा ट्रेंड मिला, ऐसी घटना मिली, जैसे आपके पास उत्पादन के साथ मिला, उसी प्रकार की ये घटना मुझे प्राप्त हुई। किससे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट के रेस्पेक्ट में प्राप्त हुई। और जैसे जैसे मैंने उत्पादन बढ़ाया तो पहले लागतें मुझे बढ़ती दर से प्राप्त हुई, बढ़ती दर से। फिर एक स्तर ऐसे आया जहां पर मुझे कुल परिवर्तनशील लागत स्थिर दर से प्राप्त हुआ, यानी जिस अनुपात में मैं उत्पादन बढ़ा रहा था उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ रहा था। और फिर मैं जब क्या किया, उत्पादन और बढ़ाया, तो फिर क्या हुआ, लागतें आपके पास तेजी से बढ़ती गई। तो यहाँ पर जो आपके पास ये डायग्राम कुछ गड़बड़ बन रहा है, ये डायग्राम में ऐसे नहीं होगा। एक मिनट, इसको सॉरी, अब डिस्कनेक्ट करते हैं, एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो हम देख सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 3 ढाल का पाया जाता है। प्रारंभ में घटती दर से लागतों में वृद्धि, घटती दर से लागतों में वृद्धि। फिर एक स्टेज आता है दूसरा, ये प्रथम स्टेज है जिसमें लागतें घटती दर से बढ़ती है। देखिए स्लोप लाइन आप देख सकते हो कि घटती दर से बढ़ रही। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर लागतें स्थिर दर से बढ़ती हैं, फिर लागतें हमारे पास स्थिर दर से बढ़ती हैं, और फिर लास्ट स्टेज में जो थर्ड स्टेज है वहां पर लागतें बढ़ती दर से बढ़ती हैं। यही जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाते जाएंगे, प्रारंभ में उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ लागतों में ऐसा मुझे ट्रेंड दिखाई पड़ा, ऐसा परिवर्तन मुझे दिखाई पड़ा। इस प्रकार ये मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में 3 प्रकार की लागतें मुझे दिखाई पड़ी। प्रारंभ में प्रारंभ में जो लागतें थी घटती दर से बढ़ रही थी, लागतें टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। दूसरे स्टेज पे स्थिर दर से बढ़ रही थी, स्थिर दर से। और तीसरे स्टेज पर बढ़ती दर से लागतें बढ़ रही थी, बढ़ती दर से। तो 3 प्रकार से लागतें बढ़ती हैं। जो उत्पादन का आपने नियम देखा होगा, उत्पादन नियम में प्रारंभ में बढ़ती दर से उत्पादन प्राप्त होता है, फिर स्थिर दर से और फिर घटती दर से। लागत चैप्टर, जो लागत आपका वक्र है, जस्ट अपोजिट हो जाता। प्रारंभ में उत्पादन घटती दर से, फिर स्थिर दर से, फिर बढ़ती दर से हमें प्राप्त होता चला जाता। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का नेचर था कि जैसे जैसे हमने उत्पादन बढ़ाते चले गए, उसके परिणाम स्वरूप टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी उतनी तेजी से बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार मुझे 3 ढाल वाला टोटल वेरिएबल कॉस्ट वक्र प्राप्त हुआ जो मूल बिंदु से जाता है। 9। दूसरा हमारे पास है टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट वो लागत होती है जो उत्पादन की इकाइयों का फलन नहीं होता, यानी उत्पादक उत्पादन बढ़ाए या घटाए, फिक्स कॉस्ट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए एक मैंने लैंड लिया, लैंड मेरा 3 करोड़ रुपए का है, मैं उस पर उत्पादन ना करूं तो 3 करोड़ रुपए तो मैंने दे दिया ना, मेरी लागत कितनी आ गई, 3 करोड़ रुपए। लेकिन यदि मैं उस पर उत्पादन क्या कर दूं, उत्पादन मैं इस पे बढ़ा दूं, अगर इस पे मैं उत्पादन बढ़ा दूं, उत्पादन, तो भी ये टोटल फिक्स कॉस्ट स्थिर रहती है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो लाइन होती है, दैट इज पैरेलल टू द, क्या होती है, वो आधार अक्ष के समांतर पाई जाती है। और उत्पादन यदि शून्य है तो 3 करोड़ रुपए की आपको लागत आ गई है, और उत्पादन जैसे जैसे उत्पादक बढ़ाता चला जाता है, टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता। टोटल फिक्स कॉस्ट सदैव
उतनी ही बनी रहती है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट लाइन दैट इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अर्थात वो आधार अक्ष के समांतर पाई जाती है। तो अभी मैंने इसके पहले देखा टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, जब दोनों कॉस्ट को जोड़ देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट। चलो टोटल कॉस्ट क्यों ऐसे मिला, मुझे टोटल कॉस्ट कुछ ऐसा वक्र प्राप्त हुआ जिसमें ये पोर्शन आपका क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट है। मैंने जमीन खरीदी, मान लो मैंने रुद्रपुर में जमीन खरीदी 3 करोड़ रुपए की, तो टोटल फिक्स कॉस्ट ये 3 से स्टार्ट होगा। तो इसीलिए कुल लागत लंब अक्ष से स्टार्ट होता। पहला पॉइंट याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुल लागत लंब अक्ष से क्यों प्रारंभ होता, तो आप बोल देना क्योंकि स्थिर लागत एक उत्पादक को वहन करनी पड़ती है और जितनी उत्पादक की स्थिर लागत होगी वो वहीं से स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाते जाते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट के कारण पहले लागत क्या होती है, घटती दर से बढ़ती है, घटती दर से बढ़ती है, फिर स्थिर दर से बढ़ती है लागतें, और फिर बढ़ती दर से बढ़ती है, ये याद रखिएगा, फिर बढ़ती दर से लागतें बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार टोटल कॉस्ट, इसमें दो लागतें समाहित हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दो लागतों के योग के कारण ये देखिए मूल बिंदु से प्लस लंब अक्ष से निकलती है, नहीं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपने देखा होगा मूल बिंदु से निकलती थी तथा स्थिर लागत आपके आधार अक्ष के समांतर पाई जाती थी। लेकिन जब ये दो लागतों को जोड़ करके हमने डायग्राम प्लॉट किया तो मुझे कुछ ऐसा डायग्राम प्लॉट हुआ। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता कि ढाल कैसी होती, तो प्रथम अवस्था में ढाल घटती दर से बढ़ती है, द्वितीय अवस्था में स्थिर दर से बढ़ती है, और तीसरी अवस्था में बढ़ते दर से कुल लागत वक्र की ढाल बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट, एवरेज कॉस्ट, औसत लागत। औसत लागत प्राप्त करने के लिए यदि हम कुल लागत को, टोटल कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर दें तो हमें औसत लागत प्राप्त हो जाएगा ना। अभी हमने फार्मूला में भी देखा, आप परेशान मत होइएगा, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा मुझे 3 क्लास 4 क्लास उसी टॉपिक पे चलाना पड़ेगा, मैं संडे को लेकर के चलाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आएगा ये। और ठीक है, ये आप प्रॉब्लम में मत आइएगा, थोड़ा सा हो सकता है आपको मैथमेटिकल लग रहा होगा, कोई आप डरिए मत, ये आदत आपको पड़ जाएगी। तो एवरेज कॉस्ट आपको प्राप्त करने के लिए टोटल कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर देते हैं। तो इस प्रकार एवरेज कॉस्ट मुझे यू आकार शेप का मिला, यू आकार शेप का मिला, और जिसका तात्पर्य था कि जब मैंने इतनी पहली यूनिट का उत्पादन किया, Q1 का उत्पादन किया, तो मेरी एवरेज कॉस्ट क्या थी, Q1 A1 ज्यादा थी। लेकिन जब मैंने दूसरी यूनिट का उत्पादन किया Q2 का, तो मेरी एवरेज कॉस्ट क्या हो गई, घट करके A से घट करके B पॉइंट पर हम लोग आ जाते हैं। जब मैंने उत्पादन किया Q3 पर, तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट मेरी केवल इतनी रह गई, यानी Q3 C रह गई। लेकिन जब जैसे जैसे मैं पुनः उत्पादन बढ़ाना प्रारंभ किया, मेरी एवरेज लागत लगातार बढ़ती चली गई। इस प्रकार औसत लागत वक्र जो होता है, एवरेज कॉस्ट कर्व टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू का पे डिपेंड करता है, और जब इनको डिवाइड कर देते तो औसत लागत प्राप्त होता है। औसत लागत वक्र मुझे यू आकार का प्राप्त होता है, जो ये डिफाइन करता है कि प्रारंभ में लागतें गिरती हैं, प्रारंभ में लागतें गिरती हैं, कम होती हैं, न्यूनतम पर पहुंच जाती हैं, और यही न्यूनतम आपका क्या है, अनुकूलतम स्थित है। उत्पादन में आपने पढ़ा होगा अनुकूलतम स्थित, यही न्यूनतम पॉइंट है। एक उत्पादक अपने औसत लागत को मिनिमम करना चाहता है, लेकिन जैसे ही ये अनुकूलतम संयोग टूटेगा हम लोगों को अमितव्यताएं प्राप्त होगी। आपने पढ़ा होगा मितव्यताएं तथा अमितव्यताएं प्राप्त होंगी, तथा हमारी औसत लागत लगातार बढ़ती चली जाएगी। ओके, नाउ एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट प्राप्त करने के लिए ये टोटल फिक्स कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर देते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर देते हैं तो मुझे एवरेज फिक्स कॉस्ट प्राप्त हो जाता है। अब याद रखना, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट जो होता है ये हरदम स्थिर होता है। मैंने कितना खर्च किया, 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ खर्च किया, तो क्या हुआ, यहाँ पर उत्पादन की इकाइयां 1 रखोगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट पहले क्या आएगी, 3, फिर 2 रखूंगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या आ जाएगी, 1.5, जब मैं 3 रखूंगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1। तो जैसे जैसे एक उत्पादक को प्रारंभ में, देखिए उत्पादन यहाँ शून्य है, उत्पादन शून्य होने पर भी तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, शून्य होती है। आप उत्पादन करो चाहे मत करो, लेकिन आप इसके पहले पूर्व देखिए एवरेज कॉस्ट में आप देखिए
कि एवरेज कॉस्ट में आपका जो कॉस्ट है वो शून्य नहीं, बट यहाँ पर एवरेज फिक्स कॉस्ट शून्य है। एवरेज फिक्स कॉस्ट शून्य होने का तात्पर्य है कि अगर आप उत्पादन नहीं भी कर रहे हो तो आपको इतनी लागत वहन करनी पड़ेगी। इसका तात्पर्य ये होता है। अब जैसे जैसे मैं उत्पादन बढ़ाता चला जाता हूँ, उत्पादन मैंने बढ़ा करके Q1 कर दिया तो एवरेज फिक्स कॉस्ट प्रति इकाई लगातार कम होती चली जाती है और मैं A से B पॉइंट पर आ जाता हूँ। जब मैंने उत्पादन बढ़ा करके Q2 कर दिया तो मैं C पॉइंट पे आ गया। जब मैंने उत्पादन बढ़ा के Q3 कर दिया तो मैं D पॉइंट पे आ गया। जब मैंने उत्पादन बढ़ा के, तो लगातार एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरती चली जाती है, गिरती चली जाती है, लेकिन कभी भी आधार अक्ष को टच नहीं करेगी, आधार अक्ष को टच नहीं करेगी। ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा गया कि कौन सी ऐसी लागत है जो लगातार उत्पादन बढ़ने के साथ गिरेगी, ये लगातार उत्पादन बढ़ने के साथ गिरेगी लेकिन ये कभी भी आधार अक्ष को टच नहीं करेगी और इसका स्लोप सदैव निगेटिव होगा। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाली लागत है एवरेज फिक्स कॉस्ट। अगला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्राप्त करने के लिए, औसत परिवर्तनशील लागत को प्राप्त करने के लिए कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर देते हैं। तो जब कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर देते हैं तो मुझे औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है और औसत परिवर्तनशील लागत का स्लोप भी U आकार का पाया जाता है। प्रारंभ में औसत परिवर्तनशील लागत, जब उत्पादन मैंने OQ1 किया तो औसत परिवर्तनशील लागत का ज्यादा मान था, लेकिन जैसे जैसे मैंने उत्पादन बढ़ाता चला गया औसत परिवर्तनशील लागत का मान कम होता चला गया और एक पॉइंट पर जब उत्पादन मैंने Q3 कर दिया तो औसत परिवर्तनशील लागत सबसे कम हो गया। लेकिन जब उत्पादन मैंने बढ़ाया तो औसत परिवर्तनशील लागत बढ़ना प्रारंभ हुई और बढ़ता चला गया। तो औसत परिवर्तनशील लागत भी U आकार की पाई जाती है। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AC एंड ABC? AC भी U आकार की है, ABC भी U आकार की है। जब दोनों U आकार की है तो फर्क क्या है? ये आपका होमवर्क मैं बताऊंगा, बट आपको ये होमवर्क में आपको मुझे बताना, आप ढूंढिएगा कि दोनों में फर्क क्या है। तीसरा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? जैसे मैं एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करता हूं तो जो लागत वहन करनी पड़ती है, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए उत्पादक को जो लागत वहन करनी पड़ती है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है और मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ही मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट भी पाई जाती है। यानी जो मार्जिनल कॉस्ट का शेप होगा वही मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, सीमांत परिवर्तनशील लागत का भी क्या होता शेप होगा। यानी मार्जिनल कॉस्ट ही मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट होती है। इसका जस्टिफिकेशन मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा। तो मार्जिनल कॉस्ट भी U आकार की पाई जाती है। प्रारंभ में मार्जिनल कॉस्ट, जब उत्पादन प्रारंभ करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होती है। जैसे जैसे मैं उत्पादन बढ़ाता चला जाता हूं मार्जिनल कॉस्ट लगातार कम होती चली जाती है और जब हम Q3 पर आ जाते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट मेरी और कम हो जाती है और जब मैं उत्पादन बढ़ा के Q4 कर देता हूं तो मार्जिनल कॉस्ट मेरी और बढ़ जाती है। इस प्रकार जैसे जैसे मैं उत्पादन बढ़ाता चला जाता हूं वैसे वैसे मार्जिनल कॉस्ट मेरी प्रारंभ में गिरती है, मिनिमम होती है और फिर बढ़ती है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट का नेचर मुझे प्राप्त होता है और यही सेम डिफिनीशन आपकी मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट की भी होगी। तो ये अल्पकालीन मैंने आपको लागत वक्र सिखाए। अल्पकालीन लागत वक्र मैंने आपको सिखाया जो था वो मैंने सिखाया आपको 9 प्रकार की अल्पकालीन लागत वक्र कैसे पाए जाते हैं। तो मैं इसको जस्ट रिवीजन आपको कर देता हूं कि सबसे पहले जब मैं कोई कंपनी स्टार्ट करने जाता हूं तो सबसे पहले मैं लैंड खरीदता हूं, इसे हम लोग TFC कहते हैं। लैंड खरीदने का मतलब होता है आप उत्पादन करो या ना करो लेकिन आपको इतनी लागत वहन करनी पड़ेगी, इसलिए इसका नाम फिक्स कॉस्ट है। ये लागत आपको वहन करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप दिल्ली जाते हो, दिल्ली में एक कमरा ले लेते हो, आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो मकान मालिक तो आपसे फिक्स कॉस्ट ले लेगा ना। आप चाहे कह दो कि मैंने आज मेरी पढ़ाई नहीं हुई है तो मैं आपको किराया नहीं दूंगा, इस महीने मैंने नहीं पढ़ा, नहीं, आपको टोटल फिक्स कॉस्ट देना है। ये टोटल फिक्स कॉस्ट उत्पादन से संबंधित नहीं होगा, आप ये समझ लीजिए। ये उत्पादन संबंधित नहीं होता कि लॉकडाउन होने के कारण आप ये उत्पादन से संबंधित नहीं होगा। परिणाम स्वरूप
क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट उत्पादन संबंधित न होने का जितनी आपको लागत वहन करनी पड़ी वो हो गई। और दूसरी क्या होती है, जब आप बुक्स पे खर्च करेंगे, पेन पे खर्च करेंगे, बिस्तर पे खर्च करेंगे, तो ये लागत आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी। जो अगर आप अच्छा टीवी खरीद रहे हैं तो वेरिएबल आपने साधन मांगा तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे आप अच्छी चीजें मांगते जाएंगे, पेन, कॉपी, किताब, खाना, तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप दिल्ली में नहीं रह रहे हो तो टीवीसी का मान शून्य हो जाएगा। आप घर चले जाओ, टीवीसी का मान शून्य हो जाएगा, केवल टीएफसी का मान रहेगा। तो इस प्रकार अर्थशास्त्रियों ने कहा कि दो प्रकार की लागतें के योग से आपका मिलता है टोटल कॉस्ट। तो पहला फार्मूला हो गया कि टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट तथा टोटल वेरिएबल कॉस्ट के योग से प्राप्त होता है। अब हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये तो मिल गया। चलिए इनको दोनों पक्षों से क्यू से डिवाइड कर दो। तो जब हम डिवाइड क्यू से करते हैं तो इसमें क्यू से डिवाइड करने पर मुझे टी ए में कन्वर्ट हो गया। तो पहले मुझे मिल गया औसत लागत, यानी औसत लागत प्राप्त करने के लिए कुल लागत को कुल उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करना पड़ेगा। दूसरा मुझे क्या मिला, आपके पास एएफसी प्राप्त हुआ। टोटल फिक्स कॉस्ट को अगर क्यू क्यू से डिवाइड करेंगे तो एएफसी प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा एवीसी प्राप्त हो गया। अब ये एक मेरा नया फार्मूला रेडी हो गया कि औसत लागत जो होता है, या तो उसके लिए आप टोटल कॉस्ट को क्यू से विभाजित कर दो, या आपके एग्जाम में आपके पास फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो भी एवरेज आपको कॉस्ट प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर दो तो आपको प्राप्त हो जाएगा। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी। और तीसरा मैंने बताया कि टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों पक्षों को अवकलन करने पर, तो जब अवकलन करेंगे दोनों पक्षों को अवकलन करने पर मुझे टोटल कॉस्ट से मिल जाएगी मार्जिनल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कन्वर्ट हो जाएगी मार्जिनल फिक्स कॉस्ट में, प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कन्वर्ट हो जाएगी मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट में। क्योंकि ये फिक्स है और फिक्स का अवकलन जीरो होता है। मैथमेटिक्स कहती है कि कोई भी अगर स्थिर है, कोई नंबर है, तो उसका अवकलन शून्य होगा। तो जब एमएफसी का मान शून्य हो जाएगा तो एमसी बराबर एमवीसी होगा, अर्थात मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा। तभी मैंने कहा कि मार्जिनल कॉस्ट का जो डिफिनीशन है वही मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम, डिफिनीशन है, डायग्राम दोनों का समान होगा। तो इस प्रकार मैंने आज अल्पकालीन लागतें आपको 9 प्रकार की बताई। पहली टोटल कॉस्ट, दूसरी टीएफसी, तीसरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, चौथी आपकी एवरेज, पांचवा आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट, छठवां एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सातवां मार्जिनल कॉस्ट, आठवां आपको जानकारी होनी चाहिए कि मार्जिनल फिक्स कॉस्ट सदैव जीरो होती है, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट सदैव एक नंबर होता है। और मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त करने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट का अवकलन करा जाता है, दैट इज 9। तो आज मैंने आपको 9 टाइप की अल्पकालीन लागतें बताई और उनका डायग्राम भी समझाया। ठीक है, कुछ लोगों को आपके चेहरे से मैं देख नहीं पा रहा हूँ, फिर भी आपके चेहरे से लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूज हो, कोई बात नहीं। मैं कल लेक्चर फिर इसी पे रखूंगा। कल मैं टेबल एक लूंगा, अप्लाइड टेबल लूंगा, और टेबल से मैं ये सारी कितनी ये सारी लागतें टीसी, टीएफसी, टीवीसी, ये टेबल के माध्यम से आपके सामने निकाल के दिखाऊंगा, फिर डायग्राम प्लॉट करूंगा फिर से, और आपका टोटल यानी कॉस्ट चैप्टर तब आपका जाके कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये आज का हमारे पास लेक्चर था, और लेक्चर में मैंने लागत के रूप बताए, मौद्रिक लागत, दूसरा मौद्रिक लागत के अंतर्गत मैंने 3 प्रकार की लागतें बताई। व्यक्त लागतें, ऐसी लागतें जो उत्पादक व्यक्त कर सकता है। अव्यक्त लागतें वो लागतें होती है जो एक उत्पादक व्यक्त नहीं कर सकता है और जो उसके खुद के साधन होते हैं। और तीसरी लागत आपकी मैंने बताई सामान्य लाभ। सामान्य लाभ एक प्रकार की लागत है जो किसी उत्पादक को एक उद्योग में बने रहने के लिए आवश्यक है। रियल कॉस्ट वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लगातार बढ़ती जा रही है। जब हम कोई उत्पादन प्रक्रिया में लगते हैं तो हमें कष्ट, पीड़ा, त्याग होता है। यदि इनको कैलकुलेट कर लिया जाए, अगर आपको बुखार में काम कराया जाए तो शायद आपकी रियल कॉस्ट ज्यादा होगी। तो रियल कॉस्ट, कष्ट, दर्द, पीड़ा, इनका योग है, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने असहमत है कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करें। और तीसरा मैंने मॉडर्न जो कॉस्ट बताई, अवसर लागत। जब किसी साधन को एक प्रयोग में लगाते हैं तो दूसरा प्रयोग जिसको वो छोड़ता है वो उसकी अवसर लागत है। हो सकता है इसमें कुछ लोग पार्टिसिपेंट का धारावाहिक चल रहा हो, वो धारावाहिक उनकी लागत बन जाएगी। ठीक है, तो जब हम एक अवसर को प्राप्त करते हैं तो दूसरा अवसर छोड़ते हैं, वो हमारी औसत लागत कहलाती है। तो ये आज आपका टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और कल जो मॉर्निंग में हम लोग